नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, तो जिससे इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, देखिए कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो अग्निशामक यंत्र जो होगा वो अग्नि की आग के लिए प्रयुक्त होगा। यानी कि अगर बिजली की आग लगी है तो वहाँ आप लोग किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन आपको दिया गया है ड्राई केमिकल पाउडर यानी कि शुष्क रसायन पाउडर का यूज़ करेंगे, वाटर का यूज़ करेंगे, फोम का यूज़ करेंगे, सोडा एसिड का यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फायर। तो अपना आंसर दीजिए क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो शुष्क पाउडर लेंगे, वाटर लेंगे, फोम लेंगे, एसिड लेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ड्राई केमिकल पाउडर। और यहाँ से ध्यान रखना, जो कुकिंग ऑयल के अंदर जो आग लगती है उसको छोड़ करके बाकी सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो यही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करने में समय आपको चाहिए। यानी कि अगर आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कंपोनेंट के साथ काम करोगे तो वहाँ आपको क्या चाहिए, बहुत तेज़ी से काम करना चाहिए, सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, गिले बूट पहनना चाहिए, काम पूरा होने के बारे में सोचना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, अपने जनरल आईक्यू के बेस पर भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ आंसर आ रहा है, यहाँ पर अपना बी आंसर राइट रहेगा। यानी कि 2 नंबर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जितनी भी जो लिखित प्रक्रियाएँ जो होती है और किसी भी मशीन के अंदर या किसी भी मशीन के ऊपर जब काम करते हो या किसी भी प्रयोगशाला या लैब के अंदर जब काम करोगे तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ही आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का 2 नंबर राइट आंसर होगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको ये पूछा गया है इलेक्ट्रिक करंट पास इजिली थ्रो। यानी कि आसानी से विद्युत धारा आपको बताना है किस में बहेगी, चालक में होगा, कुचालक में होगा, अधातु में होगा या सभी के अंदर होगी। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको पता है कि जो कंडक्टर जो होंगे वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुचालक जो होते हैं वो अधातुएं होती हैं और अधातुओं में केवल एक ही चालक है जो आपको याद रखना है, कार्बन। ठीक है, कार्बन आपको याद रखना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या राइट आंसर होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा नियम लागू होगा। विच लॉ इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि जो सेल बैटरियाँ होती है जहाँ इलेक्ट्रो विद्युत अपघटन की क्रिया करेंगे तो वहाँ आपसे पूछा गया कि ओम का नियम होगा, गॉस का नियम होगा, फैराडे का होगा या कूलाम का होगा। सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा वो फैराडे का नियम होगा। और फैराडे ने यहाँ 2 नियम दिए थे, बैटरियों से संबंधित भी दिए थे, इसके अलावा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के भी नियम दिए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 3 नंबर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन पर मुक्त होती है। हाइड्रोजन आपको बताना है कहाँ मुक्त होगी, ऋणात्मक प्लेट पर होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्लेट पर होगी या किसी भी प्लेट पर नहीं होगी। देखो ये जो चीज़ आपसे पूछा गया, बैटरी जो चार्ज होती है उस कंडीशन के अंदर आपसे पूछा गया, तो बैटरी के अंदर 2 प्लेटें होगी, एक पॉजिटिव होगी और एक कौन सी होगी, नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट पर जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन होती है और जो नेगेटिव प्लेट पर निकलेगी वो हाइड्रोजन होगी। तो ये लेड एसिड के अंदर याद रखोगे तो यहाँ नेगेटिव प्लेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर ये आपका वोल्टेज सेल होता तो इसका आंसर होता पॉजिटिव प्लेट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का A नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है कि लेड एसिड में कौन सा सक्रिय पदार्थ होता है, कौन सा मटेरियल आप लोग यूज़ करेंगे, वहाँ पर कौन सा एक्टिव मटेरियल यूज़ करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव मटेरियल ऑफ लेड एसिड सेल। पोस्ट टर्मिनल होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिंक होगा या लेड पेरोक्साइड होगा। इसके साथ साथ आप लोग SWG का पूरा नाम बता दीजिए। स्टैंडर्ड वायर गेज होगा या स्टैंड वायर गेज होगा या स्मार्ट वायर गेज होगा या स्पेशल वायर गेज होगा। ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोग AWG का भी बताएंगे। AWG का पूरा नाम क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, लेड पेरोक्साइड होगा।
जो आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है, इसके अलावा नेगेटिव प्लेट होती है वो Pb की होती है, और एक इसके अंदर जो होगा वो होगा H2SO4। तो ये सारे के सारे एक्टिव मटेरियल है। अगर इनमें से कोई भी अगर आपके पास नहीं है तो वो सेल काम नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपका रहेगा लेड एसिड। इसके अलावा आपसे जो SWG का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो रहेगा वो स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगा। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर AWG का अगर आपसे पूछा जाता तो अमेरिकन वायर गेज होगा, और SWG तार का व्यास मेजरमेंट करेगा, और ये जो होगा mm के अंदर व्यास मेजरमेंट करेगा, और इसकी जो रेंज होगी वो 0 से क्या होगी 36 होगी। जब आप लोग इसका मेजरमेंट करेंगे इंसुलेशन का व्यास का, तो इसका इंसुलेशन हटाकर करोगे, और इंसुलेशन हटाने के लिए वायर स्ट्रिपर हो गया, साइड कटिंग प्लायर हो गया, तो इनका अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये पूछा गया है कि अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। हाउ कैन अर्थिंग रेजिस्टेंस वी रिड्यूस। पानी डालकर कर सकते हो, अर्थिंग प्लेटों का क्षेत्रफल घटा कर सकते हो, कई अर्थिंग के श्रेणीक्रम संयोजन में कर सकते हो, यानी कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड जो होंगे उनको श्रेणी में जोड़ करके कर सकते हो, या उनको कम गहराई में स्थापित करके। तो अर्थिंग कम करना है तो आपको पानी डालना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। इसके अलावा अर्थिंग प्लेट का एरिया बढ़ाकर कर सकते हो, समांतर क्रम में जोड़कर कर सकते हो, ज़्यादा गहराई में डालकर कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका 1 नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये पूछा गया है कि डेल्टा सर्किट जो होगा उसमें अगर एक प्रतिरोध खुल जाए तो पावर क्या होगी। जैसे ये मान लेते हैं अपने पास डेल्टा सर्किट होगा, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी एक खुल जाता है, जैसे आपने ओपन वी पढ़ा होगा, तो इसमें एक फेज जो हो गया वो ओपन हो गया, और यहाँ रेजिस्टेंस दिया आपको, तो शून्य हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, 1/√3 होगी, या 1/3 हो जाएगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो डेल्टा संयोजन जो है उसके अंदर आपसे पूछा गया है, और स्टार के अंदर भी पूछेगा तो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर स्टार के अंदर पूछा जाता तो क्या इसका राइट आंसर होता। देखो ये आपको क्लास देखनी पड़ेगी, और इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, 3 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 का अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये 0.577 आएगा, और परसेंटेज के अंदर अगर मैं इसको चेंज करूं तो 57% होगा। अगर ये डेल्टा की जगह स्टार आपसे पूछता कि एक फेज ओपन होने पर क्या होगा, तो आपको जो मिलेगा 50%, यानी कि 1/2 आउटपुट इसको मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरीके से संतुलित होता है तो न्यूट्रल करंट का मान आपको बताना है, क्या होगा। बताइए क्या होगा। 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरे तरीके से संतुलित होगा, बैलेंस कंडीशन के अंदर है, तो न्यूट्रल करंट के अंदर क्या होगा। ये आपके पास इस तरीके से दिया गया है, 3 फेज है, और आपको ये पूछा गया तीनों फेजों पर जो लोड है वो सेम है, तो उस कंडीशन के अंदर न्यूट्रल करंट की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो शून्य होगी, अधिकतम का 1/3 होगी, या अधिकतम का 2/3 होगी, या मैक्सिमम होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा अपना, 0 रहेगा। तो एक नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी का अर्थ बताइए। यानी कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के संबंध में आपको बताना है। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा, अगर आप लोग जहाँ पीवीसी का यूज़ करोगे, पीवीसी अगर आप लोग पढ़ते हो तो इसका फुल फॉर्म अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बनेगा। तो यहाँ आपको वायरिंग के संदर्भ में आपसे पूछा गया है पीवीसी का नाम क्या होगा। बिल्कुल सबको पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहला आपका जो राइट आंसर होगा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मतलब 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किस में इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफार्मर में होगा, चौक में होगा, जनरेटर में होगा, या थर्मोकपल में होगा। यानी कि गतिज रूप से प्रेरित ईएमएफ है उसका सिद्धांत आप लोग कहाँ यूज़ करेंगे। तो आपको ये बताना है कि जहाँ जनरेटर के अंदर हो चाहे मोटर के अंदर हो, इन दोनों के अंदर गतिज रूप से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर या तो आपको चुंबकीय क्षेत्र और या आपको आर्मेचर को घुमाना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो डीसी मशीन जो होती है वो घूर्णन आर्मेचर टाइप होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। घूर्णन क्या होती है, आर्मेचर टाइप होती है,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है डीसी मशीन जो होगी उसमें फील्ड कोयल्स होगी वो किसकी बनी होगी? अब्रक की होगी, कार्बन की होगी, ढलवा लोहे की होगी या तांबा की होगी। ये आपका स्टेटर वाला पार्ट है और यहाँ पोल होंगे इस तरीके से। तो यहाँ एक वाइंडिंग का यूज़ करेंगे और ये ध्यान रखना स्टेटर पर करेंगे और ये आपसे पूछा गया किसकी बनेगी। देखो अब्रक हो गया, ये आपका कुचालक है, कार्बन से तार नहीं बनाई जा सकती, ढलवे लोहे से बनाते नहीं है, और बचेगा क्या? कॉपर। तो कॉपर या एल्यूमिनियम होगा, और एल्यूमिनियम का अगर यूज़ पूछा जाए तो छोटी मशीनों के अंदर यूज़ करेंगे और बड़ी मशीनों के अंदर कॉपर का इस्तेमाल करेंगे। तो 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है कि समांतर क्रम प्रचालन करना है तो आप लोग किस जनरेटर का यूज़ करेंगे? शंट का करेंगे, सीरीज का करेंगे, कंपाउंड का करेंगे, या सीरीज और कंपाउंड दोनों का करेंगे? तो बिल्कुल आंसर जो होगा शंट होगा, क्योंकि शंट के अंदर आपको पता है कि जो लोड बढ़े घटे तो उस पर जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो चेंज नहीं होती, और जनरेटरों को समांतर क्रम में प्रचालित करना है तो इनके प्लस माइनस एक तरफ होना चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो ये अपने चेंज नहीं करते, और ये जो होगा ये आपको पता है कि ये लोड के अकॉर्डिंग चेंज होती है बाकी जनरेटरों में, और शंट जनरेटर हो गया या लेवल कंपाउंड हो गया उसमें कम चेंज होती है। तो यहाँ आप लोग जो करेंगे शंट करेंगे। अगला देखिए, जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो उसकी गति क्या होगी? मतलब जब व्हेन द लोड इंक्रीज ऑन डीसी शंट मोटर व्हाट इज द स्पीड। तो स्पीड अनुपातिक रूप से बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी या थोड़ी सी घट जाएगी? तो बताते रहिए। तो इसका अगर मैं अब ग्राफ देखूं तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। इसका मतलब क्या होगा कि हाई लोड जब होगा तो ये थोड़ी सी क्या होगी? डाउन आएगी, मतलब थोड़ी सी क्या होगी? घट जाएगी। तो 4 नंबर आपका जो आंसर होगा वो राइट रहेगा यहाँ से। अगला बताइए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? मतलब जो ट्रैक्शन कारेज हो गए या रेलगाड़ियाँ जो होगी वहाँ किस मोटर का यूज़ करेंगे? सीरीज का करेंगे, डीसी शंट का करेंगे, डीसी संचयी कंपाउंड मोटर का यूज़ करेंगे, या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज़ करेंगे? बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका क्या रहेगा? सीरीज मोटर रहेगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसका यूज़ करेंगे। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब लोड हटा दिया जाता है तो कौन सी मोटर अधिकतम गति को प्राप्त करेगी? मतलब ऐसी मोटर बताना है जब लोड हटाओगे तो उस मोटर की गति होगी वो बढ़ जाएगी। शंट मोटर की बढ़ेगी, सीरीज की बढ़ेगी, संचयी यौगिक की बढ़ेगी, या डिफरेंशियल कंपाउंड की बढ़ेगी? इसका मतलब एक ऐसी मोटर ढूंढिए जिसकी लोड बढ़ने पर गति घट रही है, इसका मतलब लोड हटाओगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, आपको पता है। इसका जो वक्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, और यहाँ लोड करंट आएगी और यहाँ क्या आएगी? स्पीड आएगी। अब आप लोग देखिए कि जो सीरीज मोटर जो होगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जैसे जैसे लोड कम होगा वैसे वैसे इसकी गति ज़्यादा होगी, और इसलिए आपको पता है कि शुरुआत के अंदर इसकी आर्मेचर खुले ना, इसलिए इसके अंदर क्या किया जाता है? ब्रेक टेस्ट का यूज़ किया जाता है। पुली वाला इस्तेमाल करोगे आप लोग, लेबोरेटरी के अंदर आपने देखा होगा कि इसकी शाफ्ट जो होती है इसके चारों ओर क्या किया पट्टा सा लगाया जाता है, जो काम क्या करता है? इसकी स्पीड को नो लोड पर कंट्रोल करेगा। तो इसका मतलब नो लोड पर जो गति ज़्यादा होगी वो सीरीज मोटर की होगी। तो इस क्वेश्चन का 2 नंबर जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताना है, फुल फॉर्म है, सिंपल है, आप लोग बता सकते हो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HPMV? यानी कि HPMV का पूरा नाम बताना है आपको। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होगा, या हाइट प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होगा, या हाई परफॉर्मेंस मर्करी वेपर लैंप होगा, या हाइट परफॉर्मेंस मर्करी वेपर लैंप होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से बता सकते हो, और सभी कमेंट करेंगे। क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कुछ दिन हो चुके हैं कि लाइव में प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से इसको प्रीमियर पर लगाना पड़ रहा है, फिर भी आप लोग कोऑपरेट करते रहिए। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप जो होगा वो राइट रहेगा। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है, उच्च आवृत्ति पर जो संधारित्र जो होगा वो किसकी तरह काम करेगा? मतलब अगर हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो संधारित्र जो होगा वो किस तरीके से काम करेगा?
ओपन सर्किट की तरह करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह करेगा, एम्पलीफायर की तरह करेगा, रेक्टिफायर की तरह करेगा। तो आपको पता है कि एक्स सी की अगर हमने बात करें तो एक्स सी का मान अगर देखें तो 1/2 क्या होगा, एफ सी होगा। अब आप लोग अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्स सी का मान क्या होगा, घटेगा। एक्स सी का मान घटने का मतलब ये होगा कि जिस सर्किट के अंदर संधारित्र लगा होगा उस सर्किट के अंदर करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि एक्स सी का मान अगर घटेगा तो आई का मान बढ़ेगा, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो 2 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आपको बताना है इनमें से किस परिपथ का पावर फैक्टर जो होगा वो 0 है। प्रतिरोध का होगा या आर एल का होगा, आर सी का होगा या शुद्ध इंडक्टर का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करंट विल हैव 0 पावर फैक्टर, सर्किट है सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल हैव 0 पावर फैक्टर। तो रेजिस्टेंस की अगर हमने बात करें तो रेजिस्टेंस के अंदर कलांतर जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तो इसका मतलब इसका पावर फैक्टर 1 होगा। आर एल का क्या होगा, लैगिंग होगा। आर सी का क्या होगा, लीडिंग होगा। लेकिन जो आपका प्योर इंडक्टिव होगा इसमें धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर होगा वो 90 डिग्री होगा और कोस 90 की जो वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर जो होगा वो राइट इसका आंसर होगा। अगला देखिए, आपको ये बताना है कि एक ट्रांसफार्मर होगा वो काम क्या करेगा। एसी को डीसी में चेंज करेगा, डीसी को एसी में चेंज करेगा, डीसी वोल्टेज को घटाएगा बढ़ाएगा या एसी वोल्टेज को घटाएगा बढ़ाएगा। तो यहाँ से बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 240 वोल्ट एसी सप्लाई है, अगर आप लोग इसको 12 में चेंज करना चाहते हो तो आप लोग एक युक्ति का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, आपको पता है कि अगर मेरे पास 11 kV की वोल्टेज है जैसे जनरेटिंग स्टेशनों में होती है, मेरे को इसको 132 kV में चेंज करना है, 220 में चेंज करना है, तो मैं काम क्या करूँगा, ट्रांसफार्मर का यूज़ करूँगा। मतलब ये एसी वोल्टेज को ही क्या करेगा, घटाएगा बढ़ाएगा। तो 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि टेप चेंजर जो होगा वो कहाँ यूज़ किया जाता है, किस में यूज़ करेंगे। पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ करेंगे, अर्थिंग ट्रांसफार्मर में यूज़ करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर में यूज़ करेंगे, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में यूज़ करेंगे। टैप चेंजर जनरली प्रोवाइडेड, यहाँ ध्यान रखना कि ये नॉर्मली हाई वोल्टेज साइड पर होती है और इसको हमेशा हाई वोल्टेज साइड के सेंटर में स्थापित किया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया या पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है आउटपुट वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने के लिए। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑप्शन में होता तो अपने ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इस क्वेश्चन का 1 नंबर करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज इन आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग के आपने अलग अलग प्रकार पढ़े होंगे, तो आपने को ये पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर जो होगा वो कौन सा यूज़ करेंगे आर्क वेल्डिंग के अंदर। स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा, 1 to 1 होगा या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होगा। इंस्ट्रूमेंट की अगर अपने बात करें तो ये सिटी और पिटी के बारे में बात कर रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बताइए यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आर्क वेल्डिंग की अगर अपने बात करें तो आर्क वेल्डिंग में जो करंट चाहिए वो ज़्यादा चाहिए और वोल्टेज क्या चाहिए, यहाँ कम चाहिए। तो अपने को करंट ज़्यादा चाहिए तो वोल्टेज को डाउन करना है, तो अपने कौन सा यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन। इसके अलावा जनरेटर अगर पूछ ले तो डिफरेंशियल होगा और उसके अंदर वाइंडिंग का प्रकार पूछे तो लेप वाइंडिंग करेंगे, क्योंकि लेप वाइंडिंग ज़्यादा करंट देती है और वोल्टेज क्या देती है, कम। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग के अंदर ज़्यादा करंट की आवश्यकता पड़ती है, या वेल्डिंग सेट जितने भी होते हैं वहाँ हमेशा काम क्या करेंगे, ज़्यादा करंट का यूज़ करेंगे। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए मल्टीमीटर मेजर, यानी कि मल्टीमीटर आपको बताना है क्या चीज़ मेजरमेंट करेगा, धारा का करेगा, वोल्टेज का करेगा या तीनों का करेगा या केवल प्रतिरोध का करेगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि मल्टीमीटर को बहुमापी या एवोमीटर भी कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ से आइडिया लगाकर भी देख सकते हो, और आपने ये चीज़ तो ऐसी है जो सबसे ज़्यादा आपने इस्तेमाल की है, तो सभी कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो बिल्कुल लगभग सभी स्टूडेंट का सही आएगा यहाँ पर। तो 3 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जनरल सी बात है और कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो 3 नंबर क्वेश्चन इसका राइट होगा कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला आपको बताना है कि द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय, यानी कि अपने भूमि का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? केमिकल सॉइल टेस्ट करोगे या आईआर टेस्ट करोगे, डक्टरोमीटर मेथड का यूज़ करेंगे या फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड एंड यूजिंग और अर्थ टेस्ट। तो आपको 4 ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हो। अगर इस क्वेश्चन की थोड़ी सी भी आपको जानकारी है, आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग भी बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो बिल्कुल आंसर जो होगा वो रहेगा 4 नंबर। और अर्थ टेस्टर के ध्यान रखना, अंदर जो मीटर यूज़ करेंगे वो मूविंग कोयल होगा। जनरेटर की अगर अपने बात करें तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का यूज़ करेंगे, जिसको मैग्नेटो टाइप जनरेटर कहेंगे। इसके अलावा इसके अंदर करंट रिवर्सर का यूज़ किया जाता है, जो भूमि के अंदर ऐसी भेजने का काम करेगा। और ये विभव ड्रॉप कर काम करेगा, यानी कि विभव ड्रॉप विधि का इस्तेमाल करता है कौन? अर्थ टेस्टर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 4 नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। अगला बताना है आपको कि PMMC जो उपकरण जो होते हैं उनकी स्केल कैसी होती है, यानी कि उसका जो स्केल जो होगा आपसे वो पूछा गया है कि कैसा होगा। यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्रैम्प्ड एंड लोअर एंड, मतलब निचले सिरों पर क्रैम्प्ड होगा, या क्रैम्प्ड क्राउड ऑन मिडल, ठीक है, क्राउड इन मिडल। तो बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो PMMC की स्केल अगर आप लोग देखना चाहो तो कैसे बनेगा। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि PMMC जो होगा ये धारा और वोल्टेज दोनों का मेजरमेंट कर सकता है, मतलब वोल्टमीटर और एम्पीमीटर दोनों बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो I या V के समानुपात में होगा। तो इसकी जो स्केल होगी, यहाँ जो खांचे जो होंगे वो बराबर दूरियों पर होंगे, मतलब इसकी स्केल क्या होगी? लीनियर या यूनिफॉर्म होगी। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ये 2-3 चीज़ें आपका काम की है या काम आपको करना पड़ेगा, तो ये आप लोग करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग है? आपको बताना है ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट है। बुशिंग है, कम्यूटेटर है, टेको गेज है या रेसिप्रेटर है। रेसिप्रेटर का मतलब होता है स्वाशक। बुशिंग आपको पता ही है, कम्यूटेटर आपको पता है मशीन, डीसी मशीन के अंदर यूज़ किया जाता है। टेको गेज गति का मेजरमेंट करेगा यहाँ पर। तो ट्रांसफार्मर का पार्ट आपको बताना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बुशिंग। बुशिंग आपने देखा होगा इस तरीके से यूज़ करते हैं अपने, ठीक है। और पिन टाइप बुशिंग होती है इसके अंदर इस तरीके से, अगर आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी पिन टाइप नहीं होगी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन, यानी कि इल्यूमिनेशन का मतलब रहेगा प्रदीप्ति। प्रदीप्ति से कौन सा नियम संबंधित है? जूल का होगा, लेंज का होगा, लैम्बर्ट कोजिया का होगा या किरचॉफ का नियम होगा। तो आप लोग बताइए यहाँ पर, जूल का होगा, लेंज का होगा, किरचॉफ का होगा, लैम्बर्ट कोजिया नियम होगा या कोसाइन नियम होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा लैम्बर्ट कोजिया नियम। जूल का नियम अगर अपने बात करें तो उसमें युक्तियाँ जो होती है, हिटिंग एलिमेंट जो होते हैं उन सब के ऊपर ये काम करती है। लेंस का नियम आपने बेकेम में पढ़ा होगा, उस पर काम करेगा। किरचॉफ का नियम आपको पता है कि अगर किसी संधि के अंदर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा, या आपने वोल्टेज नियम और किरचॉफ नियम के 2 नियम पढ़े होंगे, एक तो केवीएल पढ़ा होगा और एक कौन सा पढ़ा होगा? केसीएल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा आपका लैम्बर्ट कोजिया नियम। अगला बताना है कि इनमें से आपको बताना है कौन सा गैस डिस्चार्ज लैंप है, मतलब ऐसा लैंप बताना है जो गैस के आयनीकरण की वजह से काम करेगा। सोडियम वेपर लैंप होगा, कार्बन फिलामेंट लैंप होगा या आर्क लैंप होगा या सारे के सारे होंगे।
देखो कार्बन फिलामेंट लैंप नहीं होता, न आर्क फिलामेंट लैंप या आर्क लैंप होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, सोडियम वेपर लैंप होगा। तो सोडियम वेपर लैंप जिन लोगों ने किया उन सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्रिस्टल डायोड में क्या होगा, कि क्रिस्टल डायोड जो होगा उसमें एक पीएन जंक्शन होगा, 2 पीएन जंक्शन होगा, 3 पीएन जंक्शन होगा या 4 पीएन जंक्शन होगा। तो क्रिस्टल डायोड के अंदर आपको बताना है कि उसके अंदर पीएन जंक्शन जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। तो इस क्वेश्चन का अगर हमने बात करें तो राइट आंसर जो होगा वो पीएन जंक्शन कितनी होगी डायोड के अंदर, क्रिस्टल डायोड हो जाए, ठीक है। तो इसका अंदर जो जंक्शन होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अगला आपको बताना है कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर डिप्लेशन लेयर जो होगी, यानी कि डिप्लेशन लेयर का मतलब रहेगा रिक्तीकरण परतें या अवक्षय परत इसको कहा जाता है। 3 होगी, 4 होगी, 1 होगी या 2 होगी। तो इसका आप लोग डायग्राम बनाइए और फिर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा कितना होगा। तो आप लोग अगर डायग्राम बनाकर देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है, या तो आपके पास एनपीएन होगा या क्या होगा, पीएनपी होगा। तो ये आपके पास 3 तो लेयर है, लेकिन इस क्वेश्चन में लेयर नहीं पूछा आपसे, अवक्षय परतों की संख्या पूछी है। तो अवक्षय परतों की संख्या और जंक्शन की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होगी। मतलब क्या रहेगा, 2 इसमें जंक्शन होगी, 2 ही क्या होगी, अवक्षय परत होगी। तो इस क्वेश्चन का 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल्टर के बिना अगर एक रेक्टिफायर सर्किट होगा तो उसका आउटपुट कैसा होगा। अगर आपने किसी भी रेक्टिफायर के आगे फ़िल्टर अगर नहीं लगाया तो उसका आउटपुट आपको बताना है कैसा रहेगा। 50 हर्ट्ज एसी देगा, या स्मूथ डीसी देगा, या पल्सेटिंग डीसी देगा, या 60 हर्ट्ज की एसी देगा। तो फिल्टर अगर आप लोग नहीं लगाओगे, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिल्टर जो होगा उसके जो 2 घटक जो होंगे वो एल और सी होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा एल, सी, पाई, एल, ठीक है, एल, सी, ये 4 प्रकार के फिल्टर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होंगे। इसके अलावा बैंड पास, बैंड स्टॉप और हाई पास और लो पास। जो फिल्टर सर्किट जो होंगे वहाँ लो पास का यूज़ किया जाता है नॉर्मली। तो यहाँ जो अपने को पता है पल्सेटिंग डीसी होगी, क्योंकि इसका जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये फुल वेव का मैंने बनाया। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर राइट आंसर होगा। जिन लोगों ने 3 दिए उन सबका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोटर की संरचना के आधार पर निम्न में से 3 फेज मोटर का प्रकार, 3 फेज मोटर संभव हो सकती है। मतलब आपको प्रकार बताना है आपको कि रोटर की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा मेन हेडिंग करने वाली बात है। स्क्वायरल केज होगी, स्लिपरिंग होगी, या दोनों ही होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। तो 3 फेज मोटर का प्रकार आपको बताना है। तो सभी इसका राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। बिल्कुल आंसर आ रहा है यहाँ पर, और आप लोग करते रहिए आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 3 नंबर रहेगा। आपको पता है कि स्लिपरिंग और स्क्वायरल केज दोनों 3 फेज इंडक्शन मोटर के टाइप है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा 3 फेज प्रेरण मोटर के बारे में सत्य है। सत्य बताना आपको कि इट इज़ मेड ऑफ सिंगल सॉलिड मटेरियल, यानी कि एक दृढ़ सामग्री से बना होगा। इट हैज़ सेलियंट पोल, इसमें सेलियंट पोल का यूज़ करेंगे। टर्मिनल आर टेकन आउट थ्रू कम्यूटेटर, यानी कि टर्मिनल को कम्यूटेटर के से निकालेंगे। वाइंडिंग आर इंस्टॉल इन स्लॉट, ठीक है। तो वाइंडिंग जो होगी वो खांचों में होगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सेलियंट पोल होगा, या इसके कम्यूटेटर के माध्यम से निकालेंगे। वाइंडिंग जो होगा उसको खांचों में रखेंगे अपने, या यह एक दृढ़ सामग्री से बना होगा। तो प्रेरण मोटर के बारे में आपको बताना है। देखो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, अगर ये क्वेश्चन अगर मोटर के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये केवल रोटर के बारे में आपसे पूछ रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो केवल 1 नंबर होगा, ठीक है। कि ये केवल एक प्रकार की सामग्री से बना होगा। कैसे बना होगा कि आपके पास इस तरीके से रोटर के खांचे होंगे, मतलब जो तिरछी छड़ें होंगी, और यहाँ आप लोग काम क्या करेंगे, जो एंड रिंग यूज़ करेंगे
वो जो मटेरियल होगा वो अगर कॉपर का है तो अंदर वाली छड़ें भी कॉपर की होगी, अगर ये एल्यूमिनियम का है तो अंदर वाली छड़ें की भी क्या होगी, एल्यूमिनियम। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। अगला बताना है कि मोटर जो होगी इसकी एक सिंक्रोनस गति होगी और दूसरा रोटर गति होगी, इन दोनों का अंतर आपको बताना है क्या रहेगा। इसको स्लिप स्पीड बोलोगे, रोटर स्पीड गति बोलोगे, या मोटर स्पीड बोलोगे, या पार्शियल स्पीड बोलोगे, यानी कि आंशिक गति बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या रहेगा। तो सिंक्रोनस गति का मतलब रहेगा NS और रोटर गति का मतलब रहेगा NR। इन दोनों का अगर अंतर मैं निकालूँ, मान लेते हैं 1500 है ये, और ये मान लेते हैं 1440 है, तो आपका जो अंतर आएगा, आंसर आएगा वो 60 RPM आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, स्लिप स्पीड कहा जाता है, या इसको अक्षीय स्लिप कहा जाता है। इसके अलावा इसको भिन्न में निकालेंगे तो फ्रैक्शनल स्लिप, और या परसेंटेज में निकालेंगे तो प्रतिशत स्लिप बोलेंगे इसको। तो यहाँ 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DO स्टार्टर। तो ये क्वेश्चन अब की बार आपके DMRC की जो परीक्षा थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर आपसे पूछा गया था। तो बताइए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होगा या डाइवर्ट होगा, ऑनलाइन स्टार्टर होगा, डायरेक्ट ऑफलाइन होगा या डायरेक्ट ऑन स्टार्टर होगा। बिल्कुल, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग जनरली यूज़ करोगे, बिल्कुल आंसर सही होगा आप लोगों का। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि DLO स्टार्टर में आपको बताना है इनमें से कौन सी रिले जुड़ी होती है। रीड टाइप होगी, इम्पल्स टाइप होगी, या थर्मल ओवरलोड रिले होगी, या लैचिंग रिले होगी। बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के अंदर कौन सी रिले का प्रयोग करेंगे। देखो, स्टार्टर आपके पास जितने भी होते हैं उनमें 2 रिले आप लोग नॉर्मली देखोगे। एक आप लोग 2 पॉइंट को छोड़ दीजिए, उसमें ओवल सी नहीं होती। एक तो ओवरलोड रिले होगी, दूसरा आपकी होगी NVC। NVC भी एक प्रकार की रिले, इसको NVCR भी बोल सकते हो, नो वोल्ट कोयल रिले, और इसको ओवरलोड कोयल रिले भी बोल सकते हो। तो यहाँ जो आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा, थर्मल ओवरलोड रिले इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि सीलिंग फैन जो होगा उसमें कौन सी सिंगल फेज मोटर का यूज़ करेंगे। परमानेंट कैपेसिटर मोटर होगी, यूनिवर्सल मोटर होगी, या कैपेसिटर स्टार्ट होगी, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करेंगे सभी कि सिंगल फैन जो सीलिंग फैन जो होगा, सीलिंग का मतलब रहेगा छत, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सीलिंग का मतलब जो होगा वो क्या रहेगा, छत रहेगा। बिल्कुल परमानेंट कैपेसिटर मोटर होगी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1। और इसके अंदर कैपेसिटर अगर आपसे पूछ लेता है कि कौन सा यूज़ करेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो पेपर है। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी आयु क्या होती है, ज़्यादा होती है। एज जो होगी, एज लाइफ जो होगी इसकी क्या होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। वर्किंग एज या वर्किंग लाइफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसकी जगह अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ कर सकते हैं, वो सस्ता भी होता है, लेकिन उसकी आयु क्या होगी, कम होती है। तो इस वजह से इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। स्टार्टिंग के अंदर इसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि उसको सर्किट में थोड़ी देर ही रहना होता है। तो जिन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का ए दिया उन सबका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटर आपको बताना इनमें से कौन से सिद्धांत पर काम करेगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर करेगा, ओम के नियम पर करेगा, एम्पियर के नियम पर करेगा, या लेंस के नियम पर काम करेगा। तो इसके अलावा अल्टरनेटर की जगह आपको अगर सिंगल फेज मोटर भी दे देता तो उसका आंसर भी, अब जो आपका आंसर होगा वो सेम होगा। तो ये कई लोगों का डाउट था पिछले कुछ दिनों से, बहुत मेरे पास ऐसे मैसेज आए कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। चाहे अगर आपको सिंगल फेज मोटर का पूछे, चाहे अल्टरनेटर का पूछे, और ये ऑप्शन आपको यही 4 थे उसके अंदर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा अपना, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं जितनी भी जो ऐसी डिवाइसेज होती है, तो इस क्वेश्चन का रहेगा ये, चाहे आपको सिंगल फेज पूछे चाहे 3 फेज पूछे। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का अल्टरनेटर है। तो रोटेटिंग कम्यूटेटर प्रकार होगा, स्क्विरल केज रोटर होगा, कैपेसिटर्स टाइप होगा, या रोटेटिंग आर्मेचर टाइप होगा। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा ज़बरदस्त है इस बार।
तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। अल्टरनेटर का एक प्रकार है, तो आपको पता है कि अल्टरनेटर में या तो आर्मेचर घूमेगा या फील्ड घूमेगा, तो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन करेंगे आज अपने। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में की सहायता से लेंगे। आप लोग बताइए किसकी सहायता से, अगर आपको एसी लेनी है तो आप लोग किसकी सहायता से लेंगे। क्वेश्चन को जो मेन लाइन आपसे पूछा गया वो प्रत्यावर्ती धारा पूछा गया है कि बाहरी सर्किट में किसकी सहायता से लेंगे। तो स्लिप रिंग की सहायता से लेंगे, डैम्पर वाइंडिंग होगा, बेरिंग होगा या पल्स ट्रांसफार्मर होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का स्लिप रिंग होगा, और यहाँ स्लिप रिंग तभी होगा जब आपका आर्मेचर घूम रहा है। अगर फील्ड घूम रहा होता तो आपका आर्म स्लिप रिंग का यूज़ ही नहीं करना पड़ता फिर अपने को ऐसे लेने के लिए, फिर आपने डायरेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ इसमें ये नहीं दिया गया कि घूर्णन वाला पार्ट कौन सा होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो केवल क्या रहेगा, 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर ए स्टार कनेक्शन अल्टरनेटर। एक स्टार कनेक्शन अल्टरनेटर के लिए कौन सा संबंध सही होगा। ये तो आपने स्टार डेल्टा जो 3 फेज जैसी थ्योरी के अंदर पढ़ रखा है वही आपको यहाँ यूज़ करना है। लाइन वोल्टेज होगी वो √3 इंटू फेज वोल्टेज होगी। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होगी। लाइन वोल्टेज बराबर 2 इंटू फेज वोल्टेज होगी, या लाइन करंट बराबर 3 इंटू फेज करंट होगी। बिल्कुल आंसर 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि लाइन जो वोल्टेज होती है स्टार कनेक्शन के अंदर वो फेज वोल्टेज का कितना होगा, √3 गुना होगा। अगर ये डेल्टा होता फिर आपका 2 नंबर इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए, तुल्यकालिक मोटर निम्न में से कौन से आरपीएम, ठीक है, आरपीएम का मतलब रहेगा राउंड प्रति मिनट, ठीक है, पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करेगी। तो आपको यहाँ स्पीड बताना है, सिंक्रोनस गति बताना आपको। तो NS बराबर 120 F/P होगा, या NS बराबर 120 P/F होगा, NS बराबर 1200 F/P होगा, या NS बराबर 1200 P/F होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हमने बात करें तो यहाँ आपको पता है कि F जो होगा वो PN/120 होगा। अपने को काम क्या करना है, इस n का ही वैल्यू निकालना है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए जो 120 होगा इस f के साथ में मल्टीप्लाई होगा, मतलब आपका 1 नंबर ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक सिंक्रोनस मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ, मतलब आर्मेचर करंट आपसे पूछा गया है, ठीक है, ए सिंक्रोनस मोटर विथ कांस्टेंट वोल्टेज एंड लोड, ठीक है, द वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट विथ एक्साइटेशन करंट। मतलब आपके से क्या पूछा गया है कि जो आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच में जो संबंध प्रदर्शित करेगा वो क्या होगा, वी वक्र होगा, टेकोमीटर होगा, या इन्वर्ट वी वक्र होगा, या स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होगा। मतलब आपको ये बताना है कि आर्मेचर करंट और फील्ड करंट जो होगी, यानी कि IA और IF के बीच में जो रिलेशन प्रदर्शित करेगा वो कौन सा यहाँ पार्ट होगा। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो वी वक्र होगा। आपने वी वक्र देखा होगा, इस तरीके से बनता है, यहाँ आर्मेचर करंट को रखा जाता है और यहाँ क्या होगी, फील्ड, ठीक है। तो ये वी वक्र होगा इस क्वेश्चन का। अगर यहाँ फील्ड के साथ पावर फैक्टर होता तो आपका इन्वर्ट वी वक्र बन जाता। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पूछा जाए तो 1 नंबर होगा। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा कुचालक है, यानी कि इंसुलेटिंग सामग्री आपको बताना है कौन सा होगा। अब्रक, टिन, शीशा, पारा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग सभी कर सकते हो। माइका होगा, टिन होगा, लेड होगा, या मरकरी होगा। आपने जो कम्यूटेटर पढ़ा होगा कि कम्यूटेटर जो होंगे उसके खंड जो होंगे वो तांबे के होंगे, जो कि कंडक्टर है, चालक है।
उसके बीच में एक विद्युत रोधी पदार्थ का यूज़ करेंगे, वो कौन सा होगा? अभ्रक। इसके अलावा जो हीटिंग एलिमेंट आता था पहले, जो प्रेस के अंदर होता था, उसके अंदर भी किसका यूज़ किया जाता था? अभ्रक का। ठीक है। इसके अलावा कैपेसिटर की अगर अपने बात करें तो कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट जो होगी उसके बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा वो भी कौन सा होगा? अभ्रक होगा। तो यहाँ आपका 1 नंबर जो होगा वो राइट इसका आंसर होगा। 5 क्वेश्चन और करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि पतले तार से कौन सी वाइंडिंग बनाएंगे? स्टार्टिंग होगा, रनिंग होगा, दोनों बनाएंगे या शंट वाइंडिंग होगी? आपको मैं एक तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। देखो आपको ये तो पता है दोनों तो होगी नहीं, शंट यूज़ करेंगे नहीं। अब आपके पास 1 और 2 नंबर ऑप्शन बच के, यहाँ से बताइए जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वही आपकी क्या होगी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्टार्टिंग होगा, रनिंग होगा, कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन जस्ट उल्टा है। सिंगल फेज मोटर में कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा होगा? यानी कि जिसकी मोटाई कम होगी उसका मतलब वो पतला होगा। तो मतलब ऊपर और नीचे 46 और 47 नंबर क्वेश्चन लेस थिक वायर, एक सिंगल फेज मोटर में कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा होगा? कम मोटाई, जिसकी मोटाई कम होगी इसका मतलब वो पतला होगा। तो 46 और 47 दोनों नंबर क्वेश्चन का सेम आंसर रहेगा। तो यहाँ से अगर अपने बात करें तो रनिंग वाइंडिंग जो कि आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि रनिंग वाइंडिंग अगर अपने बात करें तो ये जो खांचे जो होते हैं जैसे घरों में पंखे में देखा होगा, तो अंदर क्या होगी? रनिंग होगी, और बाहर जो यूज़ करेंगे ये अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, और ये कौन सी होगी? रनिंग। और रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होगा, प्रेरितता ज़्यादा होगा, और स्टार्टिंग का इसका उल्टा होगा। ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होगी, ठीक है, इसके टर्मिनलों को Z1 और Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और रनिंग वाइंडिंग को क्या करेंगे? U1 और U2 से। ये U है, ध्यान रखना, V नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किसका यूज़ करेंगे? तारों के सिरों को पहचानना है आपको कि ये तार किसका है, तो आप लोग बताइए किसका यूज़ करेंगे? फेरुल का यूज़ करेंगे, क्रिम्पिंग टूल का यूज़ करेंगे, और रेसवे का यूज़ करेंगे, या स्लीव का यूज़ करेंगे? इसके अलावा आप लोग 49 नंबर क्वेश्चन भी साथ साथ देख लीजिए। कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का कार्य क्या? आस्तीन का मतलब स्लीव होगा यहाँ पर। तो दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताइए क्या रहेगा? तो बताइए 48 और 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा कि तारों को सिरों को पहचानने के लिए किसका यूज़ अपने करेंगे? तो यहाँ वायर फेरुल का यूज़ करेंगे, और ये वायर के ऊपर आगे लगाए जाते हैं जिससे उसका अपने को ये पता चल जाए कि तार जो होगा वो किसका होगा। ठीक है, ये अलग अलग कलर के अंदर अपने लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि जो कंट्रोल वायरिंग जो होती है उसके अंदर अपने काम क्या करते हैं? स्लीव का यूज़ करेंगे। स्लीव का यूज़ करेंगे अपने, बताइए इसके अंदर जो स्लीव होगी वो काम क्या करेगी? कि भूमि के लिए मार्ग प्रदान करेगी, मतलब अर्थिंग के लिए रास्ता प्रदान करेगी, तारों के माध्यम से धारा को मेजरमेंट करेगी, और अगला दे रखा है अंकों और अक्षरों के साथ तारों का अंत लेवल करने के लिए, मतलब उसके ऊपर अंक लिखे होंगे जिससे तार की पहचान की जा सकती है, या घर्षण, गर्मी और शारीरिक क्षति से तारों को सुरक्षित रखने के लिए। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी बता देना कि ग्रोमेट जो होगा वो किसका बना होगा। तो ये आज हमने 50 क्वेश्चन करेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर आप लोग शेयर करके जाइए और कमेंट करके जाएंगे सभी। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा कि ये केबल जो होगा उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। और ग्रोमेट की अगर अपने बात करें तो ये रबड़ के बने होंगे। तो डी इस क्वेश्चन का, या 4 नंबर ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी क्लास को जरूर शेयर करके जाएंगे। कल फिर मिलेंगे।